वेलकम टू द लिटरेचर लोक। आज हम करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने जॉन मिल्टन के और विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं और 60 क्वेश्चन एंड 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो हम पैरेलल ही ऑथर्स को, राइटर्स को लेकर चलेंगे ताकि जिस तरह से हम अपनी तैयारी करते जाएं और साथ ही साथ उनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते जाएं और एग्जाम के पैटर्न को समझ सके। तो चलिए इसी सीरीज में हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक भी एमसीक्यू नहीं है, यानी कि ये एक भी बनाया नहीं, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं, सो दैट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन सीइंग whom does Miranda explains, ओ फादर surely that is a spirit, Lord how it looks about। ये देखिए किसको देखकर मिरांडा ने ये एक्सप्लेन किया था अपने फादर से, ठीक है। ये जो लाइंस दी हुई है ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है कैलिबन, बी है फर्डिनेंड, सी है अलोंसो एंड डी है स्टेफनो। तो आपको बताना है पहले तो ये जो मिरांडा है ये कैरेक्टर किस जिसे बोलते हैं प्ले से है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है द टेम्पेस्ट से, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक कॉमेडी प्ले है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ वहां से भी क्या है एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो अगर बात किया जाए कि मिरांडा ने किसको देखकर अपने फादर से ये एक्सप्लेन किया था, ओ फादर श्योरली दैट इज अ स्पिरिट, लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि फर्डिनेंड, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्डिनेंड। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो फर्स्ट थिंग मैंने आपसे कहा है, जहां भी आपको नॉट दिखाई देता है प्लीज फर्स्ट आप उसको सर्कल करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ताकि आप कभी भी इस नॉट को भूले ना। उसके बाद हम ऑप्शंस देखेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन है, एक्चुअली इसमें है क्या, यहाँ पर आपको जो प्ले है उसकी इंपॉर्टेंट लाइंस दी हुई हैं और उससे रिलेटेड उस प्ले का नाम दिया हुआ है। तो आपको ये जज करना है, ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है, सही पेयर नहीं बना रहा है। तो ऑप्शन ए है वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, द टेम्पेस्ट। बी है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, राइट। सी है इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, ट्वेल्थ नाइट। एंड डी है आपका सम और बॉर्न ग्रेट, अदर्स अचीव ग्रेटनेस, रिचर्ड टू। तो आप बताइए इनमें से कौन सा 3 सही मैच है और कौन सा एक जो है वो सही मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड, ये आपको बताना है। फटाफट से आप आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। ये लाइंस किसके द्वारा बोली गई हैं, तो ये लाइंस आपकी बोली गई हैं किसके द्वारा, यहां पर मैं लिख देती हूं। आपका एक कैरेक्टर है मॉलवोलियो, राइट। तो ये इसके द्वारा बोली गई हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। करेक्ट इन द सेंस यानी कि ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। ये लाइंस आपकी कहाँ से ली गई हैं, तो ये लाइंस आपकी ली गई हैं जैसे कि आपका ये वाला है ट्वेल्थ नाइट से ही ली गई हैं। इसमें कहा यह गया है कि सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ जो है वो महान पैदा होते हैं, अदर्स अचीव ग्रेटनेस, बाकी कुछ जो होते हैं, जो दूसरे होते हैं वो क्या करते हैं, अचीव ग्रेटनेस को, महानता को क्या करते हैं, अचीव करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इनके इंपॉर्टेंस को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन रिचर्ड सेकेंड, तो ये रिचर्ड सेकेंड प्ले का नाम है। हु इन रिचर्ड सेकेंड किल्स रिचर्ड व्हेन ही हियर्स ऑफ हेनरीज कोरोनेशन। हेनरी के कॉरोनेशन सुनने के बाद कौन है जो रिचर्ड को किल कर देता है रिचर्ड सेकेंड प्ले में, राइट। तो ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है बैलेनब्रोक, बी है पियर्स एक्सटन, सी है एनी मैरी एंड डी है आपका थॉमस मॉब्रे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आपको बताना है फटाफट से। तो ये जो रिचर्ड सेकेंड है, पहले तो ये जान लीजिए ये क्या है, ये एक हिस्ट्री प्ले है, राइट।
क्योंकि आपको जो प्ले है उनका जॉनरा पता होना या किसी भी वर्क का जॉनरा पता होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बात किया जाए ये लिखा कब गया, तो अराउंड 1595 में ये लिखा गया है। अब देखिए विलियम शेक्सपियर के किसी भी प्ले को हम ऑथेंटिक डेट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि हर बुक में इनकी जो डेट्स हैं वो वेरी करती हैं। तो इसीलिए हम जो इनकी ऑथेंटिक बुक्स हैं जैसे जे लॉन्ग है, हडसन है, इनकी बुक्स का रेफरेंस सोर्स लेकर चलेंगे, ठीक है। बाकी आपको इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं डेट से रिलेटेड, स्पेशली विलियम शेक्सपियर से और राइटर से पूछे जाते हैं, बट इनसे नहीं, क्योंकि इनका जो है काफ़ी चीज़ें जो है वो कंफ्यूजिंग है, यानी कि जिसे बोलते हैं प्रूफ नहीं मिला है, ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। तो इसका ये डेट जो है वो हम अराउंड लेकर चलेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पियर्स एक्सटन, राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ही क्या किया था, पियर्स एक्सटन ने क्या किया था, जो रिचर्ड हैं उनको किल किया था, ठीक, जब उन्होंने ये हेनरीज कोरोनेशन के बारे में सुना था। तो अब देखिए ये जो रिचर्ड सेकंड है, आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसको परफॉर्म कहाँ किया गया था। तो इसको आप लिख लोगे ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किया गया था, जहां पर ऑलरेडी विलियम शेक्सपियर का शेयर था, या आप कह सकते हो उनका था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या किया गया था, ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किया गया था। डेट आप नोट कर सकते हो, हालांकि एग्जैक्ट डेट तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी 12 जून 1631 में ये क्या किया गया था, परफॉर्म किया गया था। तो देखिए एक क्वेश्चन से आपको कितने एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाते हैं, और ये सारी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर 4 है, हुज स्पीच इज दिस, यानी कि ये जो स्पीच है ये किसकी है, कौन बोलता है। प्रेजेंट फियर आर, यहाँ पर एक्चुअली एक वर्ड मिस है, उसको आप लिख लेंगे, लेस देन हॉरिबल इमेजिनेशन, यानी प्रेजेंट जो फियर है, यानी वर्तमान का जो डर है, वो जो हॉरिबल इमेजिनेशन है उससे कम होता है, राइट। ये किसने कहा है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मैकबेथ, बी है बैंको, सी है मैकडफ और डी है डंकन। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये जो स्पीच है ये किसके द्वारा बोली गई है, ये स्पीच आपकी बोली गई है मैकबेथ के द्वारा। मैकबेथ ही बोलता है कि प्रेजेंट फियर आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनेशन, ठीक। तो आपको ये बताना है, ये जो मैकबेथ है तो ये तो कैरेक्टर है, तो ये किस प्ले से है, ऑब्वियसली ये मैकबेथ प्ले से ही है। तो अगर बात करें इसकी कि ये पब्लिश कब हुआ था, तो ये आपका फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश हुआ था। ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो फर्स्ट फोलियो है ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, यानी कि पब्लिशर का नेम भी कई बार पूछ दिया जाता है। तो देखिए अभी लास्ट ईयर ही जो एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट फोलियो किसके द्वारा पब्लिश किया गया है। तो आप इसको लिख लेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हेमिंग्स एंड पॉन्डेल, राइट, इनके द्वारा क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। और ये जो स्पीच है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये स्पीच जो है ये प्रेजेंट फियर वाली, ये कहाँ पर है, ये एक्ट 1 एंड सीन 3 की है, राइट। तो इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है। देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। In the Tempest, what are Miranda and Ferdinand doing in the final scene? यानी कि फाइनल सीन में ये जो मिरांडा है यानी कि हीरोइन एंड ये जो फर्डिनेंड है हीरो, ये लास्ट सीन में क्या कर रहे हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्लेइंग कार्ड, बी है कैरिंग वुड, सी है प्लेइंग चेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्लेइंग टैग। क्या कर रहे हैं वो, इसका आपको आंसर देना है फटाफट से। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जितने भी विलियम शेक्सपियर ने प्लेज लिखे हैं उन प्लेज में की सबसे जो चार्मिंग हीरोइन है वो कौन है, तो उसमें नाम आता है किसका, मिरांडा क्या आता है, राइट। तो आप बोलोगे मिरांडा जो है वो विलियम शेक्सपियर के प्लेज में सबसे चार्मिंग हीरोइन है। ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। और टेम्पेस्ट का अगर जॉनरा पूछा जाए तो क्या है, कॉमेडी है, राइट, कॉमेडी है। ये चीज आप नोट करेंगे। और जिसे कहते हैं कि कब पब्लिश हुआ था, तो ये आपको पता ही है, एक प्ले को छोड़कर, पेरिक्लिस को छोड़कर, वर्क को छोड़कर, बाकी क्या है आपका 1623 के जो फर्स्ट फोलियो है उसी में आया है, ठीक है, फर्स्ट फोलियो। तो अब देखिए इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट से। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेइंग चेस, यानी कि वो क्या करते हैं, लास्ट सीन में चेस खेल रहे होते हैं मिरांडा एंड फर्डिनेंड।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एक्चुअली इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन डिफरेंट, यानी कि घुमा दिया था। जनरली जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं या फिर उसकी फर्स्ट लाइन देख लेते हैं। तो इसमें क्या किया था, ये जो वर्क है जिस राइटर का, उससे क्वेश्चन जो पूछा था तो वो उसकी लास्ट लाइन को उठाकर क्वेश्चन पूछ दिया था। तो काफी कम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए थे, तो इसीलिए हमको पूरा चीज एक बार देखना जरूर है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, Who called Shakespeare an upstart crow? किसने विलियम शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो कहा है? बहुत ही फेमस कोटेशन है, कई बार रिपीट की गई है, कई बार पूछी गई है, राइट? तो आप देख लीजिए ऑप्शंस, रॉबर्ट लैफन, बी है एनेट जोलियान, सी है रॉबर्ट ग्रीन एंड डी है ल्यूक्रेंस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आपको बताना है फटाफट से। राइट आंसर ऑब्वियसली रॉबर्ट ग्रीन हो जाएगा। रॉबर्ट ग्रीन का एक वर्क है, आपको पता ही होगा, ग्रोथ्स रॉथ ऑफ विट, राइट? इसमें ही इन्होंने कहा है, क्योंकि देखिए ये जो रॉबर्ट ग्रीन है ये मेंबर थे किसके, यूनिवर्सिटी विट्स के, राइट? ये किसके मेंबर थे, यूनिवर्सिटी विट्स के। अगर बात करें तो बहुत छोटे में बता देती हूँ, बहुत डिटेल नहीं जाऊंगी, लेकिन जो यूनिवर्सिटी विट्स है इसमें 7 मेंबर्स थे, 3 फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड 3 फ्रॉम कॉलेज एंड एक थे जिन्होंने कोई यूनिवर्सिटी इस तरह से नहीं की थी। तो ये जो थे ये अपने समय में काफी अच्छा वर्क लिखा करते थे, तो इन्हीं के वर्क को कॉपी करके या देख करके या बहुत सारे लोगों के वर्क को कॉपी करके उससे इंस्पिरेशन लेकर विलियम शेक्सपियर ने अपने वर्क्स लिखे हैं और इनके वर्क्स सुपर डुपर हिट जाते थे। तो इन्होंने क्या कहा है, यानी कि रॉबर्ट ग्रीन ने तब इनको क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा है कि ये जो कौवा है, यानी कि ये जो नकलची कौवा है, जो मतलब कि अगर आप इसका पूरा स्टेटमेंट आप देखो तो मैं आपको बता दूं, एन अपस्टार्ट क्रो, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा लीजिएगा, यहाँ कॉमा दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटिफाइड विथ आर फीदर्स, राइट? तो ये जो कौवा है, नौसिखिया कौवा है, अपस्टार्ट मतलब नौसिखिया, जो अभी नया नया सीखा है, नया नया आया है इस फील्ड में, ये नौसिखिया कौवा जो है ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स, यानी ये हमारे पंखों से क्या हो रहा है, ब्यूटिफाइड हो रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है, हमसे ही चीजें लेकर आगे बढ़ रहा है, ठीक है? तो इसकी लास्ट लाइन भी जो है वो क्वेश्चन बनी है, तो उसको मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ही दिखाऊंगी ताकि आप उसको समझ सको कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हुआ था एग्जाम में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, Who among the heroes of Shakespeare's play has been described as melancholic and a neurotic having Oedipus complex? तो इनमें से विलियम शेक्सपियर का कौन सा ऐसा हीरो है जो जिसके अंदर ये चीजें हैं, यानी कि मेलॉन्कली या फिर न्यूरोटिक हैविंग ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, किस कैरेक्टर के अंदर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स देखने के लिए मिलता है? तो ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन ए है हैमलेट, बी है रोमियो एंड जूलियट, सी है मैकबेथ एंड डी है ओथेलो। तो देखिए मैं पहले तो आपको इसका आंसर बताऊं, थोड़ा सा आपको ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में बता देती हूँ। एक्चुअली एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रायड, राइट? इन्होंने एक थियरी दी थी, उसमें इन्होंने ये बताया था कि जो डॉटर होती है एंड सन है, तो जो डॉटर है उसका फर्स्ट लव, उसका पहला जो अट्रैक्शन, उसका पहला जो प्यार होता है, जो खिंचाव होता है बायोलॉजिकली, वो किसके प्रति होता है, फादर के प्रति होता है। और उसकी पहली जो घृणा है वो किसके प्रति होती है, उसके मदर के प्रति होती है, राइट? एंड जो सन है उसका फर्स्ट लव मदर से, यानी उसकी तरफ अट्रैक्शन, एंड फर्स्ट जो घृणा होती है वो किसकी तरफ होती है, फादर के थ्रू होती है, फादर की तरफ होती है। तो इसी को बोलते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। तो ये किस कैरेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है? तो ऑब्वियसली मैकबेथ के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मदर का कोई रिलेशन नहीं दिखाया गया है मैकबेथ से। ओथेलो में भी ऐसा नहीं है कि उनके मदर के साथ मतलब कुछ ऐसा दिखाया गया हो या मदर का नाम भी हो। रोमियो एंड जूलियट में भी नहीं है। तो ऑब्वियसली आंसर इज हैमलेट। हैमलेट का उसकी माँ के प्रति ऐसा बिहेवियर जो है वो दिखाया गया है, राइट? यहाँ पर शो किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है मेलांकलिक एंड न्यूरेटिक हैविंग ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ये किसके अंदर देखने के लिए मिलती है? हैमलेट के अंदर देखने के लिए मिलती है। हैमलेट का पूरा टाइटल अगर बात किया जाए तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है, क्या है? प्रिंस ऑफ डेनमार्क, राइट?
मार्क। आप विलियम शेक्सपियर के फुल टाइटल डेफिनेटली पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या है, इसका टाइटल जो है पूछ लेता है, जैसे कि 12th नाइट का क्या है, आपसे पूछ सकता है कि इसका फुल टाइटल क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप क्वेश्चंस को सिर्फ देखिए मत, पैसिव लर्नर मत बनिए। इट्स रिक्वेस्ट कि आप जो है एक एक्टिव लर्नर की तरह लर्न करें, और आपको जो भी आंसर करेक्ट लगता है उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर कंटेन्स द लाइन, ये लाइंस किस प्ले में जो है वो दिखाई देती हैं। तो लाइंस क्या है, वो द पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये किसने कहा है। ऑप्शन ए है मैकबेथ, बी है ओथेलो, सॉरी यहाँ पर ये देखिए ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा गलत है, मतलब ऑप्शंस आपको सही दिए हैं, नंबरिंग गलत है, तो इसको यहाँ कर लीजिए, ये ए बी सी एंड डी, राइट। तो ए क्या है मैकबेथ, बी ओथेलो, सी किंग लियर एंड डी आपका क्या है हैमलेट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप फटाफट से आंसर करेंगे। What a piece of work is man, ये कौन बोलता है, ये बोलता है हैमलेट। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, हैमलेट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है अगर बात किया जाए कि हेमलेट ने ये जो स्टेटमेंट दिया है व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, तो ये इन्होंने किससे कहा है, तो ये इन्होंने कहा है रोजेनक्रैंज एंड गिल्डरस्टर्न से। किससे कहा है, रोजेनक्रैंज एंड गिल्डरस्टर्न से कहा है, राइट। ये इनका एक्चुअली एक फ्रेज है, मोनोलॉग है, ठीक है, जिसमें ये बोलते हैं ऐसा। और अगर बात किया जाए कि ये किस एक्ट में है, तो इट्स इन एक्ट सेकेंड एंड सीन सेकेंड, राइट। एक्ट एंड सीन भी आप ध्यान रख सकते हो, हालांकि ऐसा ट्रेंड में नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एक्ट एंड सीन से आते हैं, लेकिन एक आधा बार कभी आ भी गया है। तो अगर आप इजीली इसको एक बार नज़र से गुजार सकते हो तो आई थिंक ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, अदरवाइज इट्स अप टू यू। 9th क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर एंड इन, यानी शेक्सपियर के जो लास्ट प्ले हैं, जो उन्होंने लास्ट प्लेज लिखे हैं, वो किसके साथ एंड होते हैं। ऑप्शन ए है हार्मनी, बी है डिसहार्मनी, सी है ट्रेजेडी एंड डी है नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्मनी, राइट। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब लास्ट प्ले में इनके कौन कौन से प्ले आते हैं ये हम देख लेते हैं। तो इनके जो लास्ट प्ले हैं उनमें आता है पेरिक्लेस, राइट, पेरिक्लेस आता है, दी टेम्पेस्ट आता है, ठीक है, सिम्बलिन आता है, सिम्बलिन आता है, द विंटर्स टेल आता है, द विंटर्स टेल आता है, राइट। ये सब इनके लास्ट प्ले माने जाते हैं और ये एंड होते हैं किससे, हार्मनी से एंड होते हैं। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही फेमस कोटेशन है, बहुत बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछी जाती है, तो स्टार मार्क करेंगे इसको और आगे बढ़ेंगे। कोटेशन देखते हैं। ये जो स्टेटमेंट है एक्चुअली ये किसने कहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या है, नीदर अ बोरोवर नॉर अ लैंडर बी, फॉर लोन ऑफ्ट लूजेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड and borrowing does the edge of husbandry। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है कॉर्डेलिया, बी है सी है रोजेनक्रैंज एंड डी है पोलोनियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट जिसके द्वारा दी गई है उसके इस प्ले में बहुत सारे फेमस एक्सप्लेनेशंस हैं, और ये किसको देता है, ये एक्सप्लेनेशंस एक्चुअली एक्सप्लेनेशन ही स्टेटमेंट ये किसको देता है, तो ये अपने बेटे को देता है, राइट। जब इसका बेटा जा रहा होता है तो ये अपने बेटे को क्या करता है, काफ़ी चीज़ें समझाता है और एक्सप्लेनेशन ये स्टेटमेंट्स बोलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोलोनियस। पोलोनियस जो है वो मतलब इस तरह के जो काफ़ी सारी जो जिसे बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल लाइंस जो है वो यूज़ करता है।
किसके लिए? जब उसका बेटा जा रहा होता है लियटस के लिए, राइट? किसके लिए? लियटस के लिए। उसको समझाता है, वो कहता है नीदर अ बोरोवर नॉर अ लैंडर बी, यानी कि ना ही उधार लेने वाले बनो, ना ही किसी से उधार लो, ना ही उधार देने वाले बनो। ना ही उधार लेना चाहिए, ना ही उधार देना चाहिए, क्योंकि बोथ ही, दोनों ही कंडीशंस में आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ लूज करते हो। कभी आप क्या करते हो कि अपनी फ्रेंडशिप को लूज करते हो, जैसे कि अगर आपने किसी से उधार लिया है और आप उसको चुका नहीं पा रहे हो, तो आपने जिससे लिया है उससे आपका रिलेशन लूज हो जाएगा। या फिर आप क्या करते हो कि जिसे बोलते हैं कि, या फिर आप उस, अगर वो मिल नहीं रहा तो उससे आप क्या करोगे, उस मनी को लूज करोगे। या फिर मतलब कि आप का एक तरह से कह लीजिए कि दोनों ही कंडीशन में नुकसान ही नुकसान है। तो इसीलिए वो कहता है ना ही उधार देना चाहिए, ना ही उधार लेना चाहिए, नीदर अ बोरोवर नॉर अ लैंडर बी, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द कैरेक्टर जूलिया अपीयर्स इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए आपके एग्जाम में पूछता है कि कैरेक्टर उठा लेगा, उसका नेम दे देगा और पूछेगा ये कहाँ से लिया गया है। ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, बी है मिजर फॉर मीजर, सी है टेमिंग ऑफ द शू एंड डी है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप मुझे फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इसमें जो कैरेक्टर है वो कौन है? जूलिया है, जूलिया अपीयर होती है, ठीक। और अगर बात करें कि इसके पब्लिशिंग ईयर की, तो एज यूजुअल इसका पब्लिश ईयर क्या है? 1623 इन फर्स्ट, शॉर्ट में लिख रही हूँ, राइट, फर्स्ट फोलियो। और अगर बात करें कि इसका जो रिटन ईयर है वो क्या है, अराउंड आप बोल सकते हो 1590 टू 1594 है। और अगर बात करें कि ये कितने एक्ट्स में है, तो इट्स अ 5 एक्ट प्ले, ठीक। क्या है ये? 5 एक्ट प्ले है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, what might the speaker mean when he addressed time in a Shakespeare's sonnet and declares, यानी कि शेक्सपियर के सोनेट में ये जो आया हुआ है वर्ड टाइम, इसमें वो क्या एड्रेस करना चाह रहा है, ठीक। यानी कि स्पीकर का क्या मतलब है इस वर्ड टाइम से, ठीक। अब देख लेते हैं लाइन क्या है। आई विल बी ट्रू डिस्पाइट दाई साइथ एंड दी का मीन्स क्या होता है? ड्यू, ठीक। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टाइम प्रिजर्व्स ह्यूमन लाइफ, बी है विद टाइम कम्स चेंज, सी है टाइम क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी, या फिर टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आपको फटाफट से टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी एंड डी करेक्ट है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। यानी कि विद टाइम कम्स चेंज, यानी टाइम के साथ क्या होता है? चेंज होता है, यानी बदलाव आता है। टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ, ये भी करेक्ट है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज पुअर योरिक इन हेमलेट। हेमलेट में ये जो योरिक कैरेक्टर है ये क्या होता है? क्या ये जेस्चर है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी एक्टर, क्या ये एक्टर है? या फिर ऑप्शन सी सोल्जर, क्या ये सोल्जर है? या फिर डी ग्रैव डिगर है। ग्रैव डिगर क्या? वो जो कब्र को खोदता है वो, राइट। तो क्या वो ग्रैव डिगर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो विलियम शेक्सपियर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज हैं, कॉमेडीज हैं, यानी कि जो इनके बहुत पॉपुलर प्लेज हैं, उनमें से आप जब कैरेक्टर्स याद करोगे ना, तो आपको किस तरीके से याद करना है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो फेमस कैरेक्टर हैं, जो बड़े कैरेक्टर हैं, जैसे कि हमने अगर हेमलेट को उठाया तो हेमलेट हो गया, पोलोनियस हो गया, क्लॉडियस हो गया, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स हमने इस तरह से याद कर लिया। गर्ट्यूड हो गई, ठीक है, ये सब याद कर लिया हमने, ठीक। लेकिन जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, जैसे गिल्डरस्टर्न है, रोजेनक्रेंज है, योरिक है, ये सब हमने नहीं याद किया क्योंकि हमें लगा ये माइनर कैरेक्टर्स है। तो ये आप देखिए एक अपोजिट सा सीन बनता है। आप
आपके एग्जाम में जो फेमस प्लेज हैं उनसे आपके मेजर कैरेक्टर्स बहुत ही कम आते हैं, ना के बराबर, क्योंकि वेल नोन है इनके कैरेक्टर्स काफी फेमस होते हैं, इसीलिए यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछता है, माइनर कैरेक्टर्स के ऊपर पूछता है, राइट। और जो ऐसे प्लेज हैं जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, जैसे कि कोई भी आप ले सकते हो, टाइमिंग ऑफ द श्रू हो गया, सिम्बलिन हो गया, पेरिक्लीज हो गया, इस तरह के जो प्लेज हैं उनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, उनके मेजर कैरेक्टर्स पूछता है अगर पूछेगा तो, ठीक है। तो इस तरह से आप जब पढ़ाई करोगे, जब लर्न करोगे तो इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखोगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं कि हेमलेट में ये जो योरिक है ये क्या है, ये एक जेस्चर है, राइट। क्या है, ये एक जेस्चर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। Who is the author of essay? ये जो ऐसे है आपके सामने दिख रहा है, इसका ऑथर कौन है आपसे पूछ रहा है। लियर, टॉल्स्टॉय एंड द फूल। ठीक, इस ऐसे का ऑथर कौन है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एल्डस हक्सले, बी है जॉर्ज ऑरवेल, सी है वर्जीनिया वुल्फ एंड डी है सोमरसेट मॉघम। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ऑरवेल। ठीक, जॉर्ज ऑरवेल का ही ये क्या है, ऐसे है, राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एरियल इन द रेप ऑफ लॉग बाय अलेक्जेंडर पोप इज अ सुपरनैचुरल एजेंसी। यानी कि ये जो अलेक्जेंडर पोप का वर्क है द रेप ऑफ लॉग, इसमें एक सुपरनैचुरल एजेंसी आई हुई है, वो है आपकी एरियल। तो वो कौन सी है, वो किसको रेफर करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, वो किस चीज की सुपरनैचुरल एजेंसी है? क्या वो अर्थ की है, या फिर वाटर की है, या फायर की है, या फिर एयर की है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एयर। तो आप एयर से एयर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक। एरियल्स, एयर, ए फॉर एरियल, ए फॉर एयर, राइट। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर अटर्स द लाइन? कौन सा कैरेक्टर, सॉरी हेमलेट, विच कैरेक्टर इन हेमलेट अटर्स द लाइन? हेमलेट प्ले में ये जो लाइन्स है वो कौन बोलता है, ये पूछा जा रहा है। समथिंग इज रूटेड इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क जो राज्य है उसमें कुछ तो घटित हो रहा है, कुछ तो बुरा घटित हो रहा है। समथिंग इज रूटेड, ठीक। ये किसने बोला है? ऑप्शन ए है बर्नार्डो, बी है घोस्ट, सी है होरेशियो एंड डी है मार्सेलस। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्सेलस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज अ बुक ऑफ क्रिटिसिज्म रिटन बाय। ये जो बुक है कैरेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले, ये एक बुक का नाम है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? जो कि एक क्रिटिसिज्म बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है चार्ल्स लैम्ब, बी है विलियम हैजलिट, सी है एस.टी. कॉलरिज एंड डी है थॉमस डी क्वेंसी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बी, विलियम हैजलिट। यानी कि जो बुक है कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये किसकी क्रिटिसिज्म बुक है? तो ये क्रिटिसिज्म बुक है विलियम हैजलिट की। और ये कब लिखी गई है? 1817 में, 1817 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माय डियर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, ये मुझे मोटिवेट करता है। एंड सब्सक्राइब कर लें फॉर डिटेल्ड वीडियो, क्योंकि इस चैनल पर
सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि आपको हर ऑथर का आपको डिटेल्ड वर्क मिलेगा, सब कुछ डिटेल में मिलेगा, चाहे वो इम्पोर्टेंट लाइंस हो, क्रिटिसिज्म हो, कैरेक्टर हो, समरी हो या इम्पोर्टेंट चीज़ें हो, बायोग्राफी हो, यानी कि एक राइटर उठाने के बाद उसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा कि आपका एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाए और यहाँ बताया ना गया हो, राइट। तो इस तरह से डिटेल में चीज़ें कवर की जाएंगी। साथ ही साथ मैं आपको सिर्फ ऑथर्स ही नहीं बल्कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, आपको ये जो लिटरेरी टर्म्स है वो मैं करवाऊंगी, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच करवाऊंगी, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में मैं करवाने वाली हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं मेरे साथ डिटेल में पढ़ना तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो एंड उसके बगल में जो बेल बटन है उसको हिट कर लिया हो, सो दैट आपको सारी जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। विच नोटोरियस क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर सेड दैट his plays were trivial and positively bad, and what was the title of work? इस वर्क का या फिर इस एशे का टाइटल क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पानी पी लेती हूँ मैं थोड़ा, तब तक आप ऑप्शंस को फटाफट रीड कर लीजिए और मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो ये जो वर्क है ना, ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड, ये ऐसे किसके द्वारा लिखा गया है? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो इसके लिए राइट आंसर आपका ए हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? जी विल्सन्स द व्हील ऑफ फायर इज कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन। ये जो कलेक्शन है एसेज का, द व्हील ऑफ फायर, ये किसका है? जी विल्सन का है। ये किसके ऊपर लिखा गया है, यानी कि किसके ऊपर ये कलेक्शन है? ऑप्शन ए है शेक्सपियर्स प्ले, बी है टीएस एलियट्स पोएट्री, सी है दांतेस डिवाइन कॉमेडी, डी है गोथेस फॉस्ट। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? राइट आंसर है शेक्सपियर्स प्ले, राइट। आगे बढ़ते हैं और अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है विच commentators calls Shakespeare's Hamlet an indifferent play, the lines but mean। ये किसने कहा है, किस कमेंटेटर ने? ये लास्ट के जो क्वेश्चंस आपने देखे हैं ना, ये क्वेश्चन कैसे थे? ये क्वेश्चन आपके क्रिटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है, और जो बुक्स से रिलेटेड है, यानी विलियम शेक्सपियर के ऊपर या उनके क्रिटिसिज्म पर जो बुक्स लिखी गई हैं उनके ऊपर के क्वेश्चंस थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो ऑप्शंस देख लीजिए। अब्राहम फ्रिंक, टी.एस. एलियट, माइनॉर्ड मैक एंड जॉन कॉल्विन। इसका राइट आंसर फटाफट से आप मुझे बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम राइट। क्या हो जाएगा? अब्राहम राइट। तो ये जो जिसे बोलते हैं कि एन indifferent play, the lines but means, शेक्सपियर के हैमलेट के बारे में ये किसने कहा है? अब्राहम राइट ने कहा है, ठीक है। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। एक्चुअली आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, इस वजह से बीच बीच में यौन भी मुझे बहुत हुआ है, तो उस डिस्टर्बेंस के लिए आपको सॉरी, क्योंकि कई बार आप देखे होंगे मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद रुक जा रही थी, ऑप्शंस नहीं बोल पा रही थी, तो उस वजह से थोड़ी सी थकान थी। लेकिन आपके लिए वीडियोस ले आना था, ये मेरा प्रॉमिस था डेली आपको वीडियो देने का, इस वजह से मुझे वीडियो जो है वो आपके लिए बनाना ही पड़ा। नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ नहीं होगी। चलिए मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक
बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। मे भी हो सकता है वो आपका डिटेल्ड वीडियो हो, डिटेल्ड वीडियो भी मैं आपको ले आऊँगी, वो वीडियोस आपको बहुत जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और हाँ, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी एंड वैल्यू ऐड करने के साथ साथ कोशिश कीजिए किसी एक फेस पर मुस्कान ला सके। बाय बाय एंड टेक केयर।